इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है और उस पर भी सबसे बड़ी त्रासदी रोजमर्रा और जीवन चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते हुए दाम पूरी अर्थव्यवस्था, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लिए हाहाकारी साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें डेली बढ़ रही हैं, उससे लग रहा है कि अब किसी भी दिन उत्तर भारत में 100 रुपए से अधिक का पेट्रोल का मूल्य होगा। आज 90 रुपए से अधिक पेट्रोल बिक रहा है, कहीं कहीं 91, 92 और देश के दूसरे कोनों में तो कहीं 100 रुपए तक पहुंच भी चुका है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में। डीजल जिससे हमारा व्यापार चलता है, जिससे हमारी कृषि की व्यवस्था चलती है, जिससे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन चलता है, रूरल ट्रांसपोर्टेशन चलता है, कृषि की अर्थव्यवस्था उस पर प्रभावी है, वो डीजल 80 रुपए के पार जा चुका है। कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं और ये कीमतें सिर्फ फ्यूल की नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि जब फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल डीजल की, तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, उसका प्रभाव हमारी आपकी जिंदगी पर पड़ता है, उसका प्रभाव हमारे आपके जेब पर पड़ता है। सब चीजें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जियां महंगी, खाद्यान्न पदार्थ महंगे, आवागमन महंगा, दूसरी जरूरत की चीजें महंगी। जिन लोगों ने यह दावा किया था और यह कहकर वोट मांगा था कि वो महंगाई पर, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर नियंत्रण करेंगे, वो अपने वायदे पर खड़े नहीं रह पाए। कोरोना के टाइम में भी जब दुनिया में पेट्रोल डीजल के रेट्स बहुत कम थे, लगभग जीरो थे, तब भी भारत में बेतहाशा दाम बढ़ाकर पैसे वसूले गए थे। आज भी लॉकडाउन के बाद भी हालात तो और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। शायद ही कोई हफ्ता, कोई दिन गुजरता हो जब हम सुबह उठकर यह ना पाते हो कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ी हों। और ऐसा सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कारण की वजह से नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाना यह इजी मनी कलेक्शन है सरकारों का, बेहद आसान तरीका है जनता की जेब काटने का, बगैर यह सोचे कि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब किसान पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बेरोजगार युवकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। वोट लेते समय आचरण और वायदे कुछ होते हैं, बाद में वो वायदे खोखले साबित होते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें यह स्पष्ट साबित करती हैं। मौजूदा हुकूमत जब से आई है, एक्साइज टैक्स जो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला कर है, केंद्रीय कर, उत्पाद शुल्क 820% बढ़ा है। पहले 8 रुपए 9 रुपए सेंट्रल एक्साइज लगता था, आज वो 30 रुपए के पार जा चुका है। जो पेट्रोल डीजल हमें 30 रुपए पर लैंडिंग कास्ट पड़ती है रिफाइनरी के बाद, वो हमको 3 गुना कीमत पर मिलता है। जो डीजल हमें 29-30 रुपए पर रिफाइनरी के बाद पड़ता है, वो हमें 80 रुपए के ज्यादा आगे पड़ रहा है। कंज्यूमर तक पहुंचते हुए 3 गुना टैक्स थोपा जा रहा है जनता पर। जब हम बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स की, जीएसटी को शानदार टैक्स और रिवॉल्यूशन बताया गया, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया। राज्य सरकारें भी इससे लाभान्वित हैं, केंद्र भी लाभान्वित है, डीलर भी लाभान्वित है। पिस कौन रहा है? आम गरीब जनता, जिसे हम किसान कहते हैं, जिसे गरीब कहते हैं, जिसे निम्न मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसे सैलरीड क्लास कहते हैं, वो पिस रहा है। उसकी बचत खत्म हो गई है। अब जो कमा रहा है वही खर्च कर रहा है, बचत के साधन खत्म होते जा रहे हैं। पहले 4 रुपए कमाने पर आदमी कोशिश करता था कि 1 रुपया बचत में डाल दे, अब वो बचत के सपने भूल जाइए। अब तो जीवन चलाना लोगों के लिए दुष्कर होता जा रहा है। जीवन आसान है लेकिन जीवन जीना मुश्किल है। यह हालत महंगाई ने कर दी है।
किस चीज पर आग नहीं लगी हुई है? तेल ने महंगाई पर चौथर पर हाहाकार मचा रखा है। सरकारों की जेब भर रही है और मुनाफाखोर और भ्रष्ट तेल कंपनियां अपने बैलेंस शीट को दिनों दिन मजबूत और मजबूत करती जा रही हैं। लॉकडाउन तक 45 दिनों तक तो पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद इंडियन ऑयल का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तिमाही में, अभी जो बीती लास्ट ईयर की, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब कोरोना काल खुला तो इंडियन ऑयल का दूसरी तिमाही में 13 गुना मुनाफा बढ़ गया। कितना? 13 गुना मुनाफा बढ़ा। किसका? इंडियन ऑयल का। किसकी जेब कटी? आपकी कटी, गरीब की कटी, किसान की कटी, बेरोजगार की कटी, सैलरी वालों की कटी, क्लास 2 क्लास 3 वालों की कटी, आम आदमी की जेब कटी। फायदा किसको हुआ? इंडियन ऑयल को हुआ। तीसरी तिमाही में भी उनका मुनाफा 2 गुना से ज्यादा है। और ये डेटा मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन ऑयल ने खुद रिलीज किया है। जाकर उनकी वेबसाइट में पढ़ लो कि किस तरह से ये कंपनियां खुलेआम, सरकारी कंपनियां आपको लूट रही हैं, आपकी जेब पे डाका डाल रही हैं, आपकी बचत को लूट ले जा रही हैं, ये सरकारी कंपनियां। तो इंडियन ऑयल की वेबसाइट में जाइए और लास्ट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का उनका बैलेंस शीट उठाकर देखिए, आपको सच्चाई सामने पता चल जाएगी। दुनिया में जब बहुत सस्ता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तब इन तेल कंपनियों ने भंडारण किया था, सस्ते में खरीदा और आज अंतरराष्ट्रीय बहाना बनाकर आपको महंगे में बेच रहे हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट रेगुलेट हो रही थी तो मैं उन लोगों से और उन अर्थशास्त्रियों से और विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूं कि जब $10 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल पहुंच गया था, उसका सीधा लाभ हमारे देश के गरीब नागरिकों को क्यों नहीं दिया गया? और आज भी कोई कीमतें आसमान नहीं छू रही हैं। $60 के आसपास का रेट है आज भी। बेस प्राइस आज भी भारत में 30 रुपए के ऊपर नहीं है। उसके बावजूद 90 रुपए पेट्रोल और 80 रुपए के ऊपर डीजल क्यों? कहां से जनता पैसा लाएगी? आर्थिक मंदी, नोटबंदी, जीएसटी, व्यापार बंद होना, कोरोना, लॉकडाउन, 12 करोड़ ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई, काम धंधे बंद हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, उनके पास काम नहीं है, लोगों के पास जीवन चलाना कठिन है। उस वक्त सरकारों को जब मदद करनी चाहिए तो सरकारों ने बाजार का नियंत्रण इन लुटेरी कंपनियों के हाथ में दे रखा है, जो 13 गुना मुनाफा बैलेंस शीट पर बेशर्मी से अपना दिखाती हैं। 13 गुना मुनाफा। क्या इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है भारत में कि 13 गुना मुनाफा क्यों कमाया जा रहा है, वो भी तब जब भारत की जनता बेहद कठिनाई के दौर से गुजर रही हो? यह हैरान करती है ये स्थितियां। ये कौन सा अर्थशास्त्र है और वो कौन सा बाजार है जो अपने ही देश के नागरिकों को लूटने के लिए इन लुटेरी कंपनियों के हाथ में छोड़ दे रहा है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। यह गंभीर बात है, यह असामान्य है, यह असाधारण है। और ऐसी महंगाई शायद भारत में कभी नहीं आई। जब $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब भी देश में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा नहीं बिका जितना आज सस्ता होने के बावजूद यह लुटेरी कंपनियां बेच रही हैं। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गरीबों का खून चूस रही हैं, लूट रही हैं गरीबों को खुलेआम। सरकारें इनकी पीठ पर हाथ रखी हुई हैं। विपक्ष खामोश बैठा है, जनता लूट रही है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। जब उनके हाथ में पैसे दिए जाने चाहिए, जब उनकी मदद की जानी चाहिए, तब ये कंपनियां लूटपाट का काम कर रही हैं। ये पेट्रोल पंप नहीं बहनों भाइयों, ये अवैध लूट का अड्डा बन गए हैं टैक्स के नाम पर। जो पेट्रोल आप 1 लीटर भराते हैं उसकी कीमत 30 रुपए होनी चाहिए, आपको मिलता है वो 90 रुपए में। क्या आपको पता है? और आप सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, उनको जहां हम पेट्रोल और डीजल खुद सप्लाई भारत करता है, उनमें श्रीलंका और भूटान जैसे देश भी सम्मिलित हैं, नेपाल भी सम्मिलित है। आपको पता है कि वहां पर क्या रेट है? 49 रुपए में भूटान तेल बेचता है और उसको सप्लाई कौन करता है? खुद भारत करता है। 58 रुपए में नेपाल में पेट्रोल बिकता है, उसको सप्लाई कौन करता है? भारत करता है 32 रुपए पे।
रिफाइनरी के बाद। श्रीलंका में भी यही हालत है। श्रीलंका का रेट भी और कम है, 57 रुपए है। पाकिस्तान तक में 51 रुपया है। तो हम किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं बहनों भाइयों? क्या चाहते हैं हम लोग? जो गरीब के पास उसकी बचत है वो भी चली जाए, या वो घरों पे बैठ जाए, साइकिल का इस्तेमाल करें? क्या करे वो आम आदमी? ये सरकार से सवाल बनता है, और सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती। चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की हो, दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे बढ़ी हुई कीमतें जनता कितने दिन बर्दाश्त करेगी? ऐसा भी नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई आग लगी है, दुनिया में कोई आपदा आ गई है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। कहीं ऐसा नहीं है, स्थिरता है। ऑयल मार्केट में स्थिरता है इस वक्त, उसके बावजूद रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्या इन पर कोई लगाम नहीं है? या सरकारों ने इन्हें खुला छोड़ रखा है कि जाओ और गरीब लोगों को लूट लो? मैं फिर कहता हूं, यह पेट्रोल पंप लूट का अड्डा है, जहां पर आम आदमी और गरीबों को लूटा जाता है। कुछ बयान सुने, फिर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। ऐसा बन गया है कि लोग देख रहे हैं कि आखिरकार महंगाई जा कहां रही। यूरिया महंगी, खाद महंगी, जरूरत के साथ सामान महंगा, तो आखिरकार सरकार इस मुनाफे को ले कहां जा रही है? अपने नाकारेपन को छुपाने के लिए सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। दिन ब दिन तो बढ़ते जा रहा है पेट्रोल रेट। कैसा है, ऐसा करे तो हमारे को कैसा छिलने को बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ियाँ। मोदी बढ़ाई जाते हैं रेट। पाकिस्तान में तो रेट इससे आधे से भी कितना कम रेट है। जो रोजमर्रा का खर्चा है इंसान का, वो भी बढ़ रहा है इसके कारण। अब हम स्टूडेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। हम पहले ही मुश्किल से फीस देते हैं, ऊपर से इतनी अब पेट्रोल 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के अगर रेट बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। तो तमाम होशियार लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, उनको जब मौका मिलता है तो नेपाल से पेट्रोल डीजल भरा लेते हैं, ठीक करते हैं, दिमागदार लोग हैं। लेकिन उनकी सोचिए, जो भारत के 130 करोड़ लोग हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है। तो आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। नेहा शालिनी दुआ भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, मनीष सिंधवी बहुत जाने माने अर्थशास्त्री, कर्मवीर आज़ाद ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, AP तिवारी बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर राहुल सिंह है मेरे साथ, ये बिजनेस और पेट्रोलियम मामलों के एक्सपर्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। नेहा जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था लोगों से कि जब वो सत्ता में रहेंगे और आएंगे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, महंगाई को नहीं बढ़ने देंगे। आपकी पार्टी जब से सत्ता में आई है, पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और आपके वायदे खोखले हैं। ब्रजेश जी, जैसे आपने सवाल किया तो मैंने धैर्य से सुना। मुझे लगता है मेरा जवाब भी आप थोड़े धैर्य से सुन लेंगे, उसके बाद तभी मैं शुरू करूं। बीच में सारे बोलेंगे, मैं सबके बीच में नहीं बोलूंगी। मैं चाहती हूँ मेरे बीच में भी कोई ना बोले। आप देखिए, 2020 अप्रैल को 18.38 प्रति बैरल के हिसाब से ये क्रूड ऑयल का रेट था, जो बढ़ते बढ़ते आज फरवरी 2021 में 63 डॉलर का हो गया प्रति डॉलर बैरल। आप बताइए, इतने टाइम में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये रेट बढ़े हैं। दूसरा, भारत सरकार की पूरी नजर है कि किसी भी तरीके से ये ऑयल, क्रूड ऑयल के जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रेट बढ़े हैं, उसका नियंत्रण यहाँ भारत में कम से कम किया जाए कि ज्यादा महंगाई ना हो। क्योंकि ये मार्केट हम सेट नहीं करते, ये सरकार सेट नहीं करती, ये ऑयल मार्केट रेगुलेशन अथॉरिटी होती है, वो सेट करती है, हम सेट नहीं करते। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं। दूसरा, मैं आपको ये बताऊं कि हमने बाकी अपने शासित, भाजपा शासित राज्यों से अपील की है कि एटलीस्ट आप अपना वैट कम करके, अपने राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य है वहां वैट कम करके इसकी राहत जो है वो आम जनता को दें। जिसमें कुछ कदम भी उठाए हैं कुछ राज्यों ने। असम में रेट कम हुए हैं, गुजरात में रेट कम हुए हैं, उन्होंने अपना वैट घटाया है, और नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पे वैट जो है वो घटाया गया है, जिसका सीधा साधा असर जो है वो वहां की राज्य की सरकारों जनता पे पड़ा है। उनको वहां महंगा पेट्रोल डीजल
नहीं खरीदना पड़ रहा। और यही हमारी बाकी अपने शासित राज्यों से भी और सब पूरे देश के जहां कांग्रेस भी है और भी कोई पार्टी है उनसे भी अपील है कि एटलीस्ट वो मेरी समझ में नहीं आता कि आप राज्यों से अपील क्यों कर रही हैं। ये काम तो केंद्र सरकार का है। एक्साइज ड्यूटी 800% से ज्यादा बढ़ी तो केंद्र सरकार इसकी कीमत को नियंत्रित करे ना। आप राज्यों की तरफ उसे क्यों ठेल रही हैं? और दूसरी बात, आपने एक गंभीर बात कही है। सुनिए, सवाल सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए मैडम सवाल सुन लीजिए मैडम, सवाल सुनिए। जब क्रूड ऑयल $10 प्रति बैरल था तो क्या आपने उसका फायदा दिया कंज्यूमर को? नहीं दिया ना। आज आप हवाला दे रही हैं इंटरनेशनल मार्केट का, तब आप क्यों चुप थी और तब भारत सरकार खामोश क्यों थी जब $10 में बिक रहा था? आज $60 पर उसके बावजूद गैस प्राइस आपकी 32 रुपए पड़ रही है। गाड़ियां नहीं चली। आप बताइए, जब रेट कम हुआ तब गाड़ियां नहीं चल रही थी तो उसका फायदा और नुकसान क्या होता? मैडम, ये बताइए। ये इंडियन ऑयल की रिपोर्ट है। एक मिनट सुन लीजिए। इंडियन ऑयल की रिपोर्ट है कि कोरोना काल में उसने सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा और जमा किया, आज वो महंगे पे बेच रहा है। ये इंडियन ऑयल की रिपोर्ट है, ये खुद कहती है। जी, तो सुनिए ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि हमने तो अपने शासित राज्यों में वैट नहीं लगाया। अब हम बाकी जो हमारे भाजपा शासित राज्य है वो भी, चाहे यूपी हो चाहे और, ये भी नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से वैट हटा दिया जाए। तो आप स्वीकार लीजिए कि कीमतें नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। आपके वायदे खोखले थे, आपके वायदे खोखले थे, आप स्वीकार लीजिए। लेट्स एक्सेप्ट ना कि आपके वायदे खोखले थे। 30 रुपया का पेट्रोल आप 90 रुपया में बेच रही हैं। जवाब दे दिए। अब आप अपने शब्द मेरे मुंह में, अगर हम वैट घटा सकते हैं बाकी हमारे शासित राज्य, तो आप बताइए बाकी लोग क्यों नहीं घटा सकते? बाकी राज्य से दिल्ली सरकार मैडम, एक सवाल और है, आप गुस्सा ना करें, सुने पहले सवाल, तसल्ली से सवाल सुने। 16 फरवरी की रिपोर्ट है, जो आप $60 बता रही हैं ना, $65 प्रति बैरल के रेट के बावजूद भारत में रिफाइनरी के बाद जब पेट्रोल और डीजल निकलता है तो उसका बेस प्राइस 31 रुपया 82 पैसा और डीजल का 33 रुपया 46 पैसा निकलता है, और आप जनता से 3 गुना ज्यादा पैसा वसूल रही हैं आज भी। आप वैट देखिए, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। एक्साइज ड्यूटी तो कौन सी सरकार नहीं लेती थी? ये तो आपको भी मैडम, पहले 9 रुपया 10 रुपया एक्साइज था, वो सारा आज आप 33 रुपया वसूल रही हैं। आज हमारा देश इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये कोई भाई साहब हवाई में नहीं बनता। इसके लिए पैसा जो होता है वो ठीक है, हम लोग हम टैक्स पेयर है, हम देते हैं, लेकिन इसके पहले बढ़ता था तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता था, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। कितना एक्सक्यूज लोगी मैडम? गरीबों की सोचो जरा, कुछ किसानों की सोचो जरा, सैलरी वालों की सोचो जरा, निम्न मध्यम वर्ग की सोचो जरा, मध्यम वर्ग की सोचो जरा। जो वैट है वो ना लगाया जाए और किस तरीके से हम कीमतें कम करें, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट अच्छा, आप देखो, पढ़ी लिखी हैं, सुन लो एक बात सुन लो। आप तो बेहद पढ़ी लिखी हैं। आपको पता है कि जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उनको भारत खुद सप्लाई करता है, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, वहां के रेट्स भी आपको पता है। अगर ना पता हो तो मैं बता सकता हूँ। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ, क्या तेल का जो हम लोग ऑयल मार्केट है ये रेगुलेट करती है सरकार, का इसमें हाथ नहीं होता, ये तो आपको भी पता है। मुझे यहाँ बैठे जितने भी पैनल में है सभी ये बता सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर तो जब $10 प्रति बैरल था तो भारत में रेट क्यों नहीं गिराए गए? भारत में रेट क्यों नहीं कम किए गए? नहीं, भारत पे अभी जब वहां उछाल आया तो भारत पे इसका असर तो पड़ेगा। मैडम, आपको नहीं पता, एक्चुअली फैक्ट नहीं पता है, या फैक्ट को आप डिस्ट्रॉय करके बता रही हैं। आप मुझे बताइए कि आप मुझे एक बात का जवाब दो, भारत सरकार एक्साइज की ड्यूटी 800% से ज्यादा बढ़ा चुकी है। सेंट्रल उत्पाद क्यों 800% क्यों बढ़ाएंगे? 2020 अप्रैल में, और आज है 63, तो हम 63 प्रति डॉलर प्रति बैरल। आप बताइए 63 ये देश हित में है, ये गरीब हित में है आपका फैसला, ये गरीबों के हित में है आपका फैसला, और आपको अच्छा लग रहा है, ये जस्टिफाई है। मार्केट में भी कोई चीज उछलती है तो उसमें हमारी क्या, हम यही कोशिश कर सकते हैं कि वैट ना लगे हमारे। इस राउंड का अंतिम सवाल, इस राउंड का अंतिम सवाल आपसे मैडम, इस राउंड का अंतिम सवाल। आप लोगों ने सत्ता में आने से पहले एक होर्डिंग लगवाई थी कि बहुत हुआ महंगाई पर बात, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी ना, अब होगा, अब जो है अब की बार फलाने की सरकार। क्या आज भी कायम है आप पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उस अपने दावे पे? हम तो कह तो रहे हैं, आपको ये लगता है सुनाई नहीं दे रहा। मैंने बार बार ये कहा कि केंद्र सरकार कीमतों को घटाना चाहती है, इसी वजह से तो घटाओ, अपने कौन रोक रहा है? में कम कर दिए हैं, हटा दिए वैट।
केंद्र और सरकार बाकी एक्साइज जो ड्यूटी क्यों नहीं घटा रही है? उसमें भी यही किया जाएगा। ओके, और थैंक यू और रही सुरेंद्र बात कि राजपूत, बाकियों से अपील थैंक यू, की गई है कि शुक्रिया आप भी मैडम, बहुत बहुत लीजिएगा। धन्यवाद आपका। प्लीज वेट। ऑलराइट सुरेंद्र राजपूत, मैं आपसे समझना चाहता हूं पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के पीछे अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है एक तो प्रीवियस गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पिछली सरकारें, दूसरा नेहा जी कह रही हैं कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं इसलिए हमें भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं भाई कि ये बढ़ क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमीर मर गया है। ब्रजेश भाई 2014 में डीजल के 4 रुपए 21 पैसे जो था वो एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर लीटर, और पेट्रोल पर जो पर लीटर एक्साइज ड्यूटी थी वो 10 रुपए 50 पैसे थी। आज जो है 33 रुपए पेट्रोल पर है और 32 रुपए डीजल पर है। आपके सामने इससे इंटरनेशनल का कोई मतलब नहीं है इस बढ़ोतरी से, और इस बढ़ोतरी को करके भारत की सरकार ने डाका डाला है आम आदमी की जेब पर लगभग 21.5 लाख करोड़ का। 21.5 लाख करोड़ की लूट की जिम्मेवार है नरेंद्र मोदी सरकार, और वो पैसा कहां गया किसी को नहीं पता है। वो कहां गया? इंफ्रास्ट्रक्चर में जब 4 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी थी तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता था, आज 33 रुपए तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। तो इससे इंटरनेशनल बात का तो कोई मतलब नहीं। अब आप आ जाइए, नेहा जी दूसरा झूठ बोल रही हैं। असम में चूंकि चुनाव है इसलिए उन्होंने वहां 5 रुपए कम कर दिया, और सबसे ज्यादा वैट लेने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैट लेने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगर उन्होंने सबसे ज्यादा तेल के दाम अगर कही है तो मध्य प्रदेश में है। गुजरात में लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, नेहा जी झूठ बोल रही है, वहां कोई दाम कम नहीं हुआ। ना राजस्थान में, पंजाब में आज से 6 महीने पहले दाम पहले राउंड में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उत्तराखंड की सुरेंद्र जी बोलेंगे, सरकार ने भी कहा पहले राउंड में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये आप बोलने लग गए। आप बोले सुरेंद्र जी, आप बोले जी। शालिनी जी प्लीज, नेहा जी प्लीज रुकिए। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। मैं आपको बताऊं कि पहले राउंड में कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। पंजाब ने, राजस्थान ने जब पंजाब में और राजस्थान में जब दाम कम किए थे कांग्रेस की सरकार ने, तब एक सरकार थी जिन्होंने दाम कम किए थे भाजपा की, वो थी उत्तराखंड की सरकार। उसके अलावा किसी सरकार ने दाम कम नहीं किए थे कोरोना काल में अपने वैट को कम करने का, और या फिर शायद 40-50 पैसे योगी जी ने किए थे और वो शेष ले लिया था, कोरोना का शेष ले लिया था, ऐसा हमें मालूम है। ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, इसको फैक्ट को चेक करना पड़ेगा। तो अब आज की डेट में, पहले तो क्रूड ऑयल से तेल निकलता था ब्रजेश भाई, डीजल और पेट्रोल पहले क्रूड ऑयल से निकलता था। आज भारतीय जनता पार्टी के जमाने में आम आदमी के लहू को निचोड़ करके वहां पर डीजल और पेट्रोल निकाला जा रहा है। मनोज जी, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। 90 के ऊपर पेट्रोल और 80 के ऊपर डीजल। जीवन कैसे चल रहा है? आप तो चूंकि गांव से विधायक हैं, रूरल एरिया काफी आता है आपका, लोग क्या कह रहे हैं? पहली तो प्रतिक्रिया ये जानना चाहूंगा। दूसरा, 9 महीनों के भीतर लॉकडाउन के बाद इंडियन ऑयल का मुनाफा 2 गुना हो गया। ब्रजेश भाई, बड़ी सार्थक आज आपने बहस शुरू की है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आज जो लोग बहस में भाग ले रहे हैं वो जिस तरीके से आज महंगाई पर पर्दा डाल रहे हैं, हमें लगता है कि ना उन्हें मानवता कभी माफ करेगी और ना भारत देश के लोग उन्हें कभी माफ करेंगे। आज जो लोग किसान की बात कर रहे हैं, ब्रजेश भाई आप भी एक गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आज स्थिति यह है कि डीजल एक ऐसी चीज हो गई है कि पूरा कृषि उस पर आधारित है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो थ्रेशरिंग हो, और चाहे कोई भी उपकरण वो चालू करेगा उसमें डीजल की आवश्यकता होगी। आज जिस तरीके से किसान का उत्पादन जिस तरीके से सस्ता बिक रहा है और कितनी महंगाई में आज उसे उत्पादन करना पड़ रहा है, आप देख लीजिए इधर 15 दिनों में जिस तरह सब्जियों के रेट बढ़े हैं, और बढ़ना लाजमी है, ट्रांसपोर्टिंग किस तरह महंगी हो गई है और किस तरीके से, और वो डिपेंड करती है डीजल के रेट पर। अभी हमारी बहन कह रही थी, ये कितनी हास्यप्रद बात है कि केंद्रीय शुल्क लगाने का और घटाने का काम केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार उसमें 40 से 50 गुना की वृद्धि कर दिया है। आज वो अपने मुनाफे को लगातार बढ़ाती जा रही है और हिंदुस्तान में रहने वाली 82% गरीब जनता के बारे में नहीं सोच रही है। हास्यास्पद बातें लगती हैं। आज भी मैंने हाउस में मैडम आपने सीख दिया था, आप ना बोलिए प्लीज।
आप ना बोलिए प्लीज, आपने सीख लिया था। मैडम आपने खुद कहा था कि आपने कोई, आप किसी में नहीं बोलेंगे तो दूसरों में भी ना डिस्टर्ब करें। हाँ बोले आप, मनोज जी बोलें। और मैं कलांतर में याद दिलाना चाहता हूं ब्रजेश भाई, 1 रुपए 40 पैसे डीजल और पेट्रोल की वृद्धि हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के सब केंद्रीय नेता जो आज सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश की रोडों को जाम किया था, चौराहों को जाम किया था, त्रामाम। अरे तो आज 17 रुपया 15 रुपया बढ़ गया। आपने कौन सी रोड जाम कर दी पांडे जी? आप तो मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में। नहीं, ये तो रोड हम जाम करते हैं, ये गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं, हम पर मुकदमा लिखते हैं, हमको खालिस्तानी अरे जनता के लिए जेल जाना पड़े तो जेल जाओ, जेल से क्यों डरते हो? लेकिन नहीं जेल नहीं, बिल्कुल जेल जाएंगे। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि जो लोग आज मंचों पर बैठ करके, कितनी बेशर्मी की बात है, हिंदुस्तान का रहने वाला नागरिक वो नेपाल जाकर के गरीब आदमी डीजल और पेट्रोल लाए। ये भारत देश के लिए और एक सरकार के लिए शर्म का विषय है। ओके, थैंक यू मनीष सिंधवी, बहुत शुक्रिया आपका। पांडे जी थैंक यू। 57 रुपए का डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। भाई मनीष सिंधवी जी, अंतरराष्ट्रीय मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, मैं इन विषयों पे जाता ही नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी 800% से ज्यादा, डीजल पे 200% से ज्यादा, कारण क्या है? क्या ये इजी मनी है, इजी कलेक्शन फंड है कि आम आदमी की जेब पे डाका डाल दीजिए, उसे लूट लीजिए? ये पेट्रोल पंप है या लूट कलेक्शन सेंटर? मैं 2 मिनट का समय लूंगा भाई साहब। यस प्लीज। पहले तो बात आज से शुरू करते हैं। मैं घर से चलने से पहले थोड़ा काम करके आया। आज के रेट पर चर्चा कर लें। 62 रुपये डॉलर प्रति बैरल है आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत क्रूड की। एक्सचेंज रेट 72 के आसपास है और कस्टम शिपिंग मिलाकर हमको जो तेल पड़ा वो पड़ा $70 प्रति बैरल, शिपिंग विपिंग मिला के, जहां से ड्रिल हो रहा है वहां से आना, कस्टम ड्यूटी मिला के $70 पड़ा। रुपये में कन्वर्ट कर लीजिए 31 रुपया 70 पैसा। इसमें ऑयल कंपनी का मार्जिन, डीलर का मार्जिन, रिफाइनिंग का जो पैसा लगा और एंट्री टैक्स मिलाकर ये पहुंचा 40 रुपए के आसपास। तो सब कुछ कर लेने के बाद आपको आज की डेट में पेट्रोल मिला 40 रुपए में। कितने में बेच रहे हैं अब सब लोग बैठे हैं, सब इस पर ध्यान दे दें, ठीक है, कि कितना टैक्स स्टेट और केंद्र मिलाकर ले रही है। इस केंद्र टैक्स लगाता है, टैक्स के ऊपर स्टेट टैक्स लगाता है, यानी डबल टैक्स है। आप टैक्सेशन का तमाशा देखिए कि इन्होंने 40 रुपए में अपना टैक्स जोड़ लिया एक्साइज, और एक्साइज और जो ये 40 रुपया हुआ इसको जोड़ के जो पैसा हुआ उस पर राज्य ने टैक्स लगाया, यानी टैक्स के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज के टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया स्टेट ने। मुंशी प्रेमचंद का साहूकार वाला मसला हो गया ये तो। और 94-95% से ज्यादा कलेक्शन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टैक्सेस से बढ़ चुका है। 2013-14 में आपको याद होगा 104-105 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था पेट्रोलियम क्रूड, और तब हम 80 रुपए पे पेट्रोल ले रहे थे और हाहाकार मचा हुआ था। अभी हम 60 और 65 और 55 पर हैं, तब ये स्थिति है। ये जो कलेक्शन है ना, एक तो आपको भारत की स्थिति बताऊं, ये जो हमारा ये पूरा ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का खेल है, पूरा ओपेक है, बंद सिस्टम है, कुछ दिखता नहीं है कहां कैसे क्या हो रहा है। अमेरिका में वो एकदम एग्जैक्ट सब जानते हैं कि इसको जब रिफाइन किया तो इससे इतने बाई प्रोडक्ट निकले, कितना हमने उससे एक गैसोलीन से कितना पेट्रोल निकाला, कितना डीजल निकालना, कितना हाइजेट निकाला, यहां पर कुछ किसी को नहीं पता। सब ओपेक सिस्टम है, सब बंद है। तो आप जो कह रहे हैं ना, ये कमाने का एक जरिया है और जरिया बन गया है, लूट का एक जरिया बन गया और है। कैसी बेशर्मी से इंडियन ऑयल कहता है कि उसको 13 गुना मुनाफा हुआ। उसको 13 सरकारी कंपनियां मुनाफा 13 गुना, अरे उसको 13 गुना, यहां 100 गुना हुआ। हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि पिछले 5-6 सालों में कलेक्शन 100% से ऊपर बढ़ चुका है। तो ये इसकी भी चर्चा करिए भाई साहब। ओके, कर्मवीर आजाद जी मौजूद हैं, ये ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। आप बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या हालत है और आप लोग का ट्रक वगैरह कैसे चल रहे हैं? क्या आप ये खर्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं और क्या इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ रहा है? ब्रिजेश भाई, जैसा कि अभी बहुत लोगों ने बताया और सबकी बातें मैंने सुनी, और मैं बताऊं कि इस समय हम लोग जो है इसका इतना बड़ा असर पड़ रहा है। आप एक चीज़ बताइए, जब कोई भी बजट सत्र होता है, उस बजट सत्र में एक रेट डिसाइड किया जाता है, किसी भी चीज़ का कॉटेज एक डिसाइड होती है, कोई भी कंपनी हो वो कॉटेज डिसाइड करती है। लेकिन कॉटेज डिसाइड करने के बाद अगर दिन प्रतिदिन
जो रेट बढ़ता है तो क्या वो मोटर मालिकों को, ट्रक ऑपरेटरों को क्या वो रेट मिलता है? ये संभव नहीं है, क्योंकि रेट जो हमारा फिक्स हो गया कि हमें 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ये पर टन हमें मिलेगा। एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं, लेकिन प्रतिदिन हमारे डीजल का रेट बढ़ रहा है तो हर ट्रक ऑपरेटर तो आत्महत्या के पोजीशन में आ गया है। आप इनकी विश्वास नहीं, आपको मैं बताऊं, हम लोगों की ट्रकें जाके ट्रांसपोर्ट नगर में देखिए खड़ी है, सड़ रही हैं, टैक्स भरने की दिक्कत है, रोड टैक्स, सर्विस टैक्स, दुनिया भर का टूल टैक्स में ये बताइए इन्होंने 5% की वृद्धि, कोरोना महामारी से अभी तक हम लोग उभर नहीं पाए थे, इन्होंने उठाया, कोरोना जैसे खत्म हुआ जैसे रूटीन में हम लोगों का। तो क्या आप लोग का व्यापार तबाह हो रहा है? बिल्कुल। अरे पूरी तरह से व्यापार, आप ये बताइए, आप एनपीए की आंकड़ा देख लीजिए ना, ट्रक व्यवसाय में एनपीए का आंकड़ा देख लीजिए, पूरी तरह से मरा जा रहा है। मोटर मालिक की ये स्थिति, घर मकान, मेरा मकान नीलाम हो गया। आपको और क्या बात बताऊं? ओहो, आई एम सॉरी। मेरा मकान, स्वयं का मकान नीलाम हो गया है, केवल इसके लिए कि मैं ट्रक व्यवसाय में हूं। आई एम सॉरी कर्मवीर जी, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, केनरा बैंक से मेरा मकान था, उसी से ट्रक थे, एक ही में मर्ज करके मेरा मकान नीलाम कर दिया गया। मैं रोड पे आ गया हूं, दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो गया हूं। और पहले आप ट्रकें आपके पास? अभी भी हैं ट्रकें, नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं। और हमारे जैसे ये दर्द मेरा अकेले करमवीर आजाद का नहीं है। अभी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस रेट को नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में हम लोग जो है पूरी तरह से ट्रक व्यवसाय का चाबी और ले आकर के कमिश्नर को सौंप देंगे। थैंक यू। डॉक्टर राहुल सिंह मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, बहुत ही जाने माने बिजनेस और पेट्रोलियम मामलों के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राहुल, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ये अनियंत्रित होती पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों के पीछे का कारण क्या है? क्या ये सिर्फ शुद्ध मुनाफाखोरी है या फिर कुछ और इसके पीछे आप देखते हैं? ब्रजेश जी, एक इम्पॉर्टेंट बिंदु पे मैं सबको आकर्षित करना चाहूँगा, वह यह है कि आज जो फिजिकल डिफिसिट है वो 7% से ज़्यादा है, जो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तो जो जिस इकोनॉमिक रास्ते पे हम चल पड़े हैं उसमें इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने हैं कि जिसमें आप प्राइसेस इंक्रीज़ करने के अलावा और पेट्रोल डीजल जैसे जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, तो एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका असर बिल्कुल प्राइसेस पे पड़ेगा, मार्केट में लोगों पे पड़ेगा। किंतु मुझे लगता है कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारा फिजिकल डिफिसिट काफ़ी ज़्यादा है और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अगर हमें डेवलपमेंट के इस मॉडल को कंटिन्यू करना है तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं से पैसा लाना होगा। और आप जो पुराने प्रारूप को देखेंगे, जो मैं बोलता रहा हूं, पैंडेमिक्स के बाद प्राइस राइज होते हैं और ये उसी का प्रतिफल है, उसी का ये कंसिक्वेंस है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से प्राइसेस जो पेट्रोल डीजल के बढ़े हैं, ये इस पे ये वरिंग है। क्या ये सरकार की नीतियों की विफलता कही जाए? इसको बिल्कुल सरकार की नीतियों की विफलता मैं नहीं बोलूंगा। सरकार कोई भी हो, जिस इकोनॉमिक पैराडाइम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप एक पैंडेमिक के बाद स्थिति बिल्कुल अर्थव्यवस्था की जो हो चुकी है और जो फिजिकल डिफिसिट है उसमें हमें पैसा कहीं लेकिन क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं जो चूंकि डीजल पेट्रोल से टैक्स कलेक्शन एक आसान विकल्प होता है और आपको इसके लिए बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स करने होते हैं और आप जनता से कितना भी बेशुमार पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? शायद ये इजी कलेक्शन मनी है इस कारण, और लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है इस कारण लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। एक्चुअली हम इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे, हम जो भी डिसीजन फाइनेंशियल कलेक्शंस के होते हैं वो जो अवेलेबल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसमें होते हैं, और ये सबसे नज़दीकी, सबसे समक्ष हमारे सामने सबसे इजी एक मैकेनिज्म है जिससे कि हम रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए इस पे किया जाता है यह, तो यह ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया आपका एपी तिवारी जी, बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट एपी तिवारी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तिवारी जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल है, अभी मैंने कर्मवीर जी की बात सुनी, मैं हैरान रह गया, क्षण भर के लिए तो मैं हतप्रभ रह गया, क्योंकि ये खुद विक्टिम है, इनका अपना घर नीलाम हो गया, इनका बिजनेस तबाह हो गया, और सिर्फ इनका अकेले का नहीं है ऐसा बता रहे हैं, इनके जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं। तो सोचिए कि गरीब, किसान, आम आदमी, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास किस परेशानी में है, किस पेन में है। ब्रजेश जी, जहाँ तक महंगाई का सवाल होता है, हम सभी जानते हैं इस बात को,
अर्थशास्त्र की दृष्टि से कि महंगाई एक समाज के एक वर्ग को तो लाभ देती है, दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, और नुकसान जिनको पहुंचाती है वो वर्ग होता है ख़ास तौर पर जो दैनिक मजदूरी अर्जित करते हैं, जो जिनकी आय निश्चित होती है। और जैसा आपने अपनी आउटलाइन करते समय विचार को रखा कि बेरोज़गारी बढ़ी तो कोरोना के चलते कार्य छिने भी। अब ऐसी स्थिति में बड़ी एक विषम स्थिति है कि व्यापारी पर जो एक, जैसा कर्मवीर जी ने जो बात रखी, वो ये एक अनुसंधान का विषय है, एक रिसर्च अध्ययन होना चाहिए इस बात का। ये तो एक केस स्टडी है ना इनकी। इसी प्रकार यदि व्यवसायी भी पूरी कह सकते हैं अर्थनीति से कहीं प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि पूरी अर्थनीति को रिविजिट किया जाए। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बाजार, आपने सवाल खड़ा किया इस बात को कि बाजार चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, जो बाजार तो चलती है, बिना बाजार के अर्थव्यवस्था नहीं चलती, लेकिन जो बाजार परखता है, जो बाजार की प्रभुता है, कहीं वो चोट पहुंचा रही है। एक बात जो राहुल जी ने लेकिन रखी है वो बहुत अहम है और उस पर अलग से चर्चा की जरूरत है कि संघीय ढांचे में, क्योंकि बार बार बात आ रही है कि कर के ऊपर कर लग रहा है, संघीय ढांचे में कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार लगाती है। अगर पेट्रोल को ले लें तो केंद्र की एक्साइज ड्यूटी है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आपने कहा, राज्यों के स्तर पर वैट है और एक सेंट्रल सेल्स टैक्स है जिसका विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य नहीं होता है। लेकिन केंद्र सरकार को जो राजस्व उत्पादन शुल्क से प्राप्त होता है उसकी हिस्सा कसी वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्यों के बीच में होती है। सुरेंद्र जी ने एक बात रखी, सबसे ज्यादा अगर जो कहेंगे टैक्स जा रहा है, वैट जा रहा है, वो गुजरात में जा रहा है 15%, 14.5% मध्य प्रदेश में है, 14.5% उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। बात यह आंकड़ों की नहीं है, आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न यह है कि एक बड़े पैमाने पर जो राजकोषीय सुधार पैदा किए जाने हैं, क्योंकि राहुल जी ने बहुत सही कहा है कि राजकोषीय घाटा जो 6.8% पर रेंग रहा है सर, ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है उसको ठीक कैसे करना है। आप उसकी कीमत पर पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ा नहीं सकते। ब्रजेश जी, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, मैं केवल निवेदन कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में जब कोरोना ने झटका दिया पूरी अर्थव्यवस्था को, उत्पाद शुल्क की ग्रोथ ऋणात्मक गई, अन्य करों की ग्रोथ ऋणात्मक गई, लेकिन जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी कीमतें उनका कह सकते हैं कर राजस्व सर 13 गुना लाभ बताया जा रहा है। मतलब इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? राजकोषीय संतुलन बनाए रखना, अर्थशास्त्र के नियम बड़े कठोर होते हैं, अर्थशास्त्र के नियम बड़े निष्ठुर होते हैं, राजकोषीय संतुलन बनाए रखना। मैं तो कह रहा हूं कि ये वायदे खोखले किए गए थे, फिर इसका मतलब नहीं, अब वो राजनीतिज्ञ लोग जाने, मैं अर्थशास्त्र आप राजकोषीय घाटा ठीक करने के लिए गरीब की कमर नहीं तोड़ सकते। नहीं, इसीलिए कोई अर्थशास्त्र दुनिया का इसको अलाउ नहीं करता सर। इसीलिए सुधारों की बात आती है तो इसको जीएसटी के दायरे में तो आना ही आना है। नहीं ला रहे ना, वन नेशन वन टैक्स अगर लाया गया वाले तो इस पर अलग से टैक्स 15% रेट स्लैब में आएगा। तो जो कर्मवीर की प्रॉब्लम है, पहले राउंड के अंतिम वक्ता, थैंक यू अन्य समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। पहले राउंड के अंतिम वक्ता वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में आ गए। भाई वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बढ़ी हुई कीमतें जो पेट्रोल और डीजल की हैं, आप तो जनता के बीच बहुत रहते हैं, क्या कह रहे हैं लोग और क्या मानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार के हाथ में तेल के दामों को कंट्रोल करना नहीं है। बस खाली ये बता दें कि जब ये विपक्ष में थे तो क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं थी, जब ये प्रदर्शन करते थे पेट्रोल डीजल की महंगाई पर, तब इनको शायद इसकी जानकारी नहीं थी, या अटल जी की सरकार में ये जानकारी हासिल नहीं कर पाए, उससे पहले भी इनकी सरकारें रही बीजेपी की, तो शायद कहीं छूट गया था। लेकिन अब देखिए, बीजेपी ने बहुत जनता को राहत देने का काम किया है जब से ये सरकार आई है। एक तो जनता की मांग पर ही ये 50 रुपया से ज़्यादा रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं।
और रसोई गैस का सिलेंडर अब मात्र 850 रुपए के मामूली दाम पर मिल रहा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अरे बीरेन जी मामूली नहीं और कहते इसको, देखिए ये जनता की मांग पर पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे, कहीं नहीं कोई कर रहा था, सरकार परेशान है। आप कैसी बात कर देखिए रहे हैं? सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी है, मजदूरों की 4 गुनी कर दी है, छोटे व्यापारियों की आमदनी में बेतहाशा वृद्धि होने के चलते लोग अपनी आमदनी संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया है। ये चीजों को लोग समझ रहे हैं और सरकार एक योजना भी लाने जा रही है, जेब हल्का करो योजना। ये भी इस देश में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि जो लोग इसका विरोध करेंगे वो टुकड़े टुकड़े कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो, ज्यादा ना बोलो। पब्लिक क्या कह रही वीरेंद्र जी? देखिए अभी ये कहा गया भाई राजकोषीय घाटा बड़ा संभालना है सरकार को। ये घाटा फाटा टाटा बाटा, जनता को इससे क्या मतलब? जनता को तो महंगी चीज मिल रही, सब्जी महंगी हो गई, जब ढुलाई महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, रसोई गैस महंगी हो गई, तो जनता ही घाटा देखेगी। अच्छा अगर घाटा ये संभाल रहे हैं तो वो देवतुल्य कार्यकर्तन के का हुए, जो देवता हमारे जिनको ये बीजेपी वाले बताते हैं वो का फाका करें? वो भूखों मरने की नौबत आ गई घर में। बाहर तो कलब कुर्ता चढ़ा, घर में जाके जब शाम को रसोई गैस सिलेंडर के दाम बीबी बताएगी, बच्चों की फीस अलग खड़ी है। कोरोना काल में सरकार ने बड़ा संभाला, किसको? अपने राजकोष को संभाला। अच्छा देखिए बीजेपी की जो सरकार है ब्रजेश जी, उसकी भारतीय नारियों से एक मामले में बहुत मेल खाती है वो। जैसे हमारे यहाँ भारतीय स्त्री जो है वो अपने पति को सब कुछ मानती है, बस उसका कहना नहीं मानती खाली, वैसे बीजेपी की सरकार है। ये जनता को देवतुल्य और सब कुछ मानते हैं, लेकिन जनता की कोई बात मानेंगे नहीं, बस इतना है जी। तो ये आप इनको समझिए कि इस जो महंगाई बढ़ी है पेट्रोल डीजल और ये रसोई गैस की, पाकिस्तान इससे थर थर कांप रहा है, एकदम वो सर नहीं उठा पा रहा है, ये समझ लीजिए। हाँ जो इसने रेट बढ़ा दिया बीजेपी ने, और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता तो सब खुशी है। देखिए इस देश में वक्त आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। जिस दिन ये वाहनों का भरपूर मात्रा में हो जाएंगे, सरकार की सारी चोरी बेईमानी बंद हो जाएगी। फिर इनके पास कहां से पैसा आएगा? तब ये विकास के लिए कौन सी योजना ढूंढेंगे? ये सब चीजें जी कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं। कंक्लूड करें जी। अब खाली जीवन पर टैक्स लगाना बचा है, सांसों पर बाकी सब टैक्स लगता रहा और लगेगा। और 70 साल में एक ऐसी सरकार आई है जिससे लोग मांगने के बजाय अपन जान बचाओ में, अपन सामान और रुपया पैसा बचाओ में लगे हैं कि वही बचा रहा है। बहुत है, दे कुछ ना, सरकार इतने रहम कर दे। आ रहा हूं नेहा जी, इसके बाद आप ही के पास। हाँ खूब इन बात करिए, क्योंकि इनको 2014 से पहले पता नहीं था कि पेट्रोल की कीमत, तब कांग्रेस की सरकार में ये गोभी और बैंगन और सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाते थे कि दाम घटाओ दाम घटाओ। अब पता लगा। खैर चलिए, मैंने एक दिन सुनाया था कि तेल देखिए, तेल की धार देखिए। आज उसके आगे की लाइन आपके लिए पेश है कि मुफलिस की दरकार देखिए, मस्ते हाहाकार देखिए, होरी के बाजार देखिए और धनिया की चिघार देखिए, और पंडों के त्योहार देखिए, पब्लिक अपरंपार देखिए, लोकतंत्र लाचार देखिए और गाड़ी धक्का मार देखिए, और सबके सिर तलवार देखिए, बिना नाव पतवार देखिए, और फाके से बीमार देखिए, और फांसी पर 2-4 देखिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। वाह वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आपके जो इनपुट होते हैं दरअसल उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ये सरकार की नीतियों की बड़ी विफलता नहीं है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाए हैं और लगातार ये कीमतें जनता को महंगी साबित हो रही हैं, इसकी वजह से महंगाई भी लगातार बढ़ रही है? जी ब्रजेश जी, वीरेंद्र जी जो आपके जिन्होंने अभी बोला, बहुत अच्छे मुझे लगते हैं कि
क्या कहते हैं नाटककार हैं, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बोला आटा बाटा टाटा, जो भी आपकी रिपोर्ट हो उससे हमको क्या लेना देना। जो कि अर्थशास्त्री जी, इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी बोला, एपी तिवारी जी ने, और राहुल सिंह जी जो पेट्रोल एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बोला कि सरकार जो है, जो डेफिसिट, जो हमारा इतना नुकसान हो रहा है उसको सही करने के लिए, इकोनॉमी को सही करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कर लगाना पड़ेगा। ये बात आप महंगाई को जस्टिफाई कर रही हैं, आप बढ़ी हुई कीमतों को जस्टिफाई करती हैं ना। तो आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा उनको कोई लेना देना नहीं, जनता को इससे क्या लेना, मतलब जनता को देश से कुछ नहीं लेना देना, जनता देश गया। आप यहाँ जवाब देने आई हैं कि नसीहत देने आई हैं? यही तो बात आप नसीहत दे रही हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़े, ठीक है, डीजल की कीमत बढ़े, ठीक है, आप नसीहत दे रही हैं कि जवाब देने आई हैं? आप अर्थशास्त्रियों की बात को गलत मत साबित कीजिए, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज्यादा अच्छी तरह पता है कि किस तरीके से अरे क्या जिसकी होता है। पॉकेट से देश की पैसे जा रहे हैं इकोनॉमी उनको अच्छे से पता है। हमारे देश की इकोनॉमी वी शेप में बढ़ रही है। यहाँ पर बैठा कोई भी अर्थशास्त्री कह दे कि वी शेप में हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही बाकी देशों की तुलना में, रीजन ये है कि आप लोगों को टैक्स लगा रहे हैं। हाँ, इनके ये नसीहत दे रही हैं और जस्टिफाई कर रही हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही तो सही है, और अगर आप इसको जीएसटी के एम्बिट में क्यों नहीं ला रही हैं? कि वैट हटाए, हमारे शासित राज्य वैट हटा भी रहे, कहीं नहीं हटा रहे हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश ने कहीं नहीं हटा रहे हैं। आप बताइए यूपी में कब हटाइएगा? झूठी अफवाह ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, भाई ये तो जवाब देने की बजाय नसीहत देने लग गई मैडम सुरेंद्र जी। लेनी चाहिए आपको, ऑल राइट, नहीं ठीक है, जनता लेगी नसीहत ना, ये ले नसीहत, सुरेंद्र राजपूत को नसीहत लेनी चाहिए, लो नसीहत राजपूत जी। नहीं, आपके वीरेंद्र जी को जरूर नसीहत, आपको भी नसीहत की जरूरत है, आप वीरेंद्र जी के बारे में न पढ़े, आप सुरेंद्र राजपूत से बात करें। बोलिए भाई सुरेंद्र जी। देश से होती है, देश जनता से होता है, समझ आ गई? हाँ, जनता की जेब काट लो, जनता देश इसलिए होता है, संभल नहीं पा रही चीजें। चलिए राजपूत जी बोलिए। अरे शांत रहिए, मुझे मालूम है दो तथ्यों की जानकारी नहीं है, नसीहत देने बैठी हैं। बोलिए सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी बोलिए। आप ब्रजेश जी, दो बातें में आपसे शायद आपको नाटक करना भी नहीं आता मैडम, बोलिए आप। पहली चीज, आपको नाटक करना भी नहीं आता, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है, बोलिए। और सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए, कोई दुश्मनी है कांग्रेस से क्या आपकी? बोलिए सुरेंद्र जी। अरे भाई सुरेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए, मैडम बोलने नहीं देंगी आप। ओके, सिर्फ सुरेंद्र जी बोलेंगे। दो बातें साफ साफ कह रहा हूं। पहली चीज तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है। कायरों की सरकार तो ये पहले से थी, चीन और पाकिस्तान को लेकर के। अब ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और फेल लोगों की भी सरकार हो गई है। ये आप समझिए कि आप इस चीज को देखिए कि 22 लाख करोड़, अरे चुप रहिए नया जी, बदतमीजी कर रही हैं आप। अरे सुरेंद्र जी की बात कर रही हैं, आपको ना अरे किसी चीज का पता है ना बात कर रही है आप, खाम बात करती रहती है, बेवकूफी की बात करती रहती है, पता नहीं आ जाते हैं इधर उधर की बातें करती। अरे सुरेंद्र जी मुद्दे पर रहिए, मैं बताऊं, ये व्यक्तिगत लड़ाई का अखाड़ा नहीं है, मुझे जनता की बात रखिए। नहीं, मैं इनको जानता भी नहीं। ओके, मैं राहुल सिंह की बात का जवाब दे रहा हूं। राहुल सिंह जी ने जो कहा कि विकास का मॉडल, राहुल सिंह जी, मार्च 2020 से पहले कोरोना नहीं था और मार्च 2020 से पहले तक 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके 22.5 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इकट्ठा कर लिया था। आपको शर्म नहीं आती है? आप इतने निर्लज्ज हो गए हैं, आप इतने बेशरम हो गए हैं कि उसके बाद भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के पास और कुछ नहीं है। सरकार के पास कौन सा आंकड़ा है बढ़ती बेरोजगारी को सही करने का? सरकार के पास कौन सा आंकड़ा है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है जो आत्महत्या करने के कगार पर है उसके लिए कुछ करे? सरकार के पास किसानों के लिए क्या है? सरकार के पास नौजवानों के लिए क्या है? थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। आप डोंट टेक इट पर्सनल। थैंक यू। मनोज पांडे जी को लाया जाए। भाई मनोज पांडे जी, नेहा सालिनी दुआ कह रही हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए मैं आऊंगा राहुल सिंह जैसे लोगों को वाई यू आर मिलेगी। आप मत गुस्सा होइए सुरेंद्र जी प्लीज। थैंक यू। ओके, सिर्फ मनोज जी बोलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, सिर्फ मनोज जी को स्क्रीन पे। मनोज जी,
भाई राष्ट्र निर्माण हो रहा है और आपके पेट में दर्द हो रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं। निर्माण करेंगे एक सेकंड रुकिए भाई सुरेंद्र जी, मनोज पांडे जी बोलेंगे। बोलिए मंत्री जी। जी ब्रजेश भाई, मैं तो एक आग्रह करूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, तो मैं अपने साथियों से भी आग्रह करूंगा कि वो बीच में न बोले तो एक अच्छी डिबेट हो सकेगी। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि हमारी बहन अभी बोल रही थी, मैं बहुत दिनों से ये खोज रहा हूं ब्रजेश भाई, एक ऐसी मशीन आती है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, जिसमें उधर से डालते हैं डाकू, इधर से निकलता है संत, उधर से डालते हैं झूठ, इधर से निकलता है सच। हमारी अभी जो बहन और हमारे जो अर्थशास्त्री ये कह रहे थे, उनसे कहना चाहते हैं कि दिल्ली के एसी कमरे में बैठ करके देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा नहीं हो सकती। देश में जब नोटबंदी हुई तो सबसे ज्यादा कौन मरा? मध्यम श्रेणी, गरीब, मजदूर और किसान मरा है। आज जब अगर जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हो रही है, अब आइए हम आपको गांव ले चलें, उस किसान से मिलवाएं जिस किसान ने डीजल डाल करके थ्रेशरिंग करना बंद कर दिया है और हाथ से कर रहा है। आइए मैं उनको मध्यम श्रेणी के परिवारों में ले चलूं, जहां लोगों ने बाइक को खड़ी कर दिया है, कार को खड़ी कर दिया है और साइकिल और पैदल से चलने के लिए वो आज मजबूर है। आज मैं नहीं, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप नहीं, आप गलत बोले, आप बात पूरी हो जाने दीजिए। और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मैडम, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, पूछे। आप या तो तैयारी से नहीं आती है, आप तैयारी से नहीं आती, ये कैसे तैयारी से नहीं आती? जाइए जहाँ देश की 70% जनता आज गांव में रहती है, आप गांव जाइए। आज 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार नौजवान आज डिग्री लेकर के आंखों में आंसू नहीं, खून के आंसू रो रहा है। और जो आप नसीहत दे रही हैं, ये नसीहत आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश। पर ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है मनोज पांडे जी, आपको नहीं समझ में आ रहा है? आपको पांडे जी समझ में नहीं आ रहा है? ये राष्ट्र निर्माण है। मैं राष्ट्र निर्माण की परिभाषा बताना चाहता हूँ। इनका राष्ट्र निर्माण ये है कि जब कोई अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े तो वो राष्ट्र विरोधी है, और जब कोई थैंक यू, ओके मनीष सिंघवी, शुक्रिया मनीष सिंघवी बोलेंगे। थैंक यू मनोज जी, कोई बात नहीं, बहुत बुलंद है, थैंक यू। ओके, बंद करने से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया आपका। ओके मनीष सिंघवी जी, आप मुझे बताइए कि इस प्रक्रिया को ठीक कैसे किया जाए और क्या व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हम पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रित करें। समस्या है तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, इसका समाधान क्या है? फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज का ठीकरा कहीं तो फूटेगा ही फूटेगा, ठीक है ना। और आज हम इस बात की बात कर रहे हैं कि कोरोना के बाद आपके मुताबिक अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है। फेल हुई, दो तीन बड़ी गलतियां हुई हैं, वो हम सब जानते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि आज कोरोना के बाद अगर रेट्स बढ़े हैं और ये कहा जाए कि कोरोना के बाद अचानक से रेट पेट्रोलियम और डीजल प्रोडक्ट के बढ़ गए, तो ये गलत है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। नवंबर 2014 से 18 के बीच में 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, ये फैक्ट है, ये हर जगह लिखा हुआ है, गूगल कर लीजिए मिल जाएगा कि 12 बार एक्साइज बढ़ाई गई। नवंबर 2014 से अगर आप देखेंगे तो उस वक्त 40, 45 और 50 तक भी पहुंचा था क्रूड का रेट, तब भी रेट नहीं कम हुए, टैक्सेस बढ़ाए रखे गए, ना किसी स्टेट ने वैट कम किया, ना सेंटर ने एक्साइज कम किया, बल्कि बढ़ते गए लगातार। आज का ये कतई ये वो ना उड़ा जाए कि आज कोरोना के बाद रेट बढ़ गए। रेट पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते रहे हैं और सरकार ने उसको दुधारू गाय के रूप में इस्तेमाल किया है, इस सच को स्वीकार किया। समाधान कुछ है? कोई समाधान नहीं है। जीएसटी में लाने की इरादे हैं इनके? नहीं, कतई नहीं, इतना तगड़ा इनकम हो रही है उससे कतई नहीं। ओके, कर्मवीर जी आजाद जी, आप मुझे बताइए कि समाधान क्या है ताकि आप लोगों की ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन कुछ रिलीफ महसूस करे, आप लोग का धंधा ठीक चले, आपका काम ठीक चलेगा तो हम लोग का भी ठीक चलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, जो अभी नेहा जी, चूंकि मैं नेहा जी की बात का थोड़ा सा विरोध करूंगा, ये कह रही हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कि मार्केट में जब तक वाकई में कि रेवेन्यू नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन रेवेन्यू केवल पर्टिकुलर मतलब एक समुदाय के लिए क्रिएट करना, ये कहाँ का न्याय है? एक चीज़ बताइए, एक पेट्रोल पंप है,
पेट्रोल पंप आज जो है पता चला, आज शाम को उसने अपना पूरा जो ले आ करके स्टॉक कर लिया। किस रेट में? आज के रेट में, रात को 12 बजे, और कल सुबह पता चला कि 15 पैसे बढ़ गए। तो ये लाभ किसका हुआ? लाभ केवल व्यापारी का हुआ, और उसमें पीसा कौन गया? आम पब्लिक। और सबसे बड़ी चीज है 2013 के पहले, मैं आज जब आने से पहले, यहाँ आने से पहले जब डीजल पेट्रोल की बात हुई तो एक मैं फेसबुक पे एक जो है बाबा रामदेव का जी वो देख रहा था डिबेट। हाँ। और उसमें वो कहा जा रहा था कि ये बताओ, वही फंस गए बेचारे असल में। 35 रुपए में डीजल देने वाली सरकार चाहिए कि 70 रुपए में? फिर उसके बाद एक और मैंने देखा उसमें स्मृति ईरानी वो सर पे जो है सिलेंडर लेकर के कह रही थी महंगाई बढ़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये बताओ डीजल घटने चाहिए कि नहीं घटने चाहिए। जी मैं वो वीडियो देखा था, वक्त का कम वक्त। हाँ, मैं वो वीडियो देखा था। और ये चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इन्हीं के नेहा जी, देखिए नेहा जी आप बहुत अच्छी वक्ता है। नेहा जी पहले बात सुनिए। आप लोगों की यही विशेषता है कि आप लोग दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, केवल अपनी आम जनता की बात नहीं सुनना चाहते। आप लोगों के अंदर यही कमी है कि आम जनता की बात सुनना नहीं चाहते, केवल अपना केवल बात सुनना चाहते। अरे वोट दे दिया ना आपने, वोट दे दिया ना। गलत बात है, आप अपनी बात कह चुकी हैं, मैं सुन रहा था चुपचाप। लेकिन आप जनता की बात, अरे आप गरीब जनता के बारे में सोचिए। आप क्या बात कर रही है? आप तो बकवास कर रही है आप बिना मतलब। कुछ मालूम है आपको? अरे पर्सनल मैं नहीं ले रहा हूँ, बर्बाद हो गए बेचारे कर्मचारी। मैं पर्सनल नहीं ले रहा हूँ, मेरा पर्सनल छोड़िए। अभी आप मेरे बराबर आएंगे ना, जितनी कुर्बानियां मैंने दी है भ्रष्टाचार के, आपके योगी आदित्यनाथ की, मैं भूख हड़ताल में बैठा था यहीं पे ओवरलोड के अगेंस्ट में। माननीय योगी आदित्यनाथ जी चिल्ला चिल्ला करके वो जो है चैनल पे बोल रहे थे ये कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। 2016 की बात है, 2016 में मैंने ओके डोंट मेक इट पर्सनल। तब आपके जो है आज कहाँ ओवरलोड चल रहा है? क्यों चल रहा है ओवरलोड? बिना मतलब की नीति, आपकी नीति और लेकिन राष्ट्र निर्माण हो रहा है भाई। आप राष्ट्र निर्माण कैसा राष्ट्र निर्माण? खाली बातों से राष्ट्र निर्माण करना। ओके बिना मतलब मैं राहुल सिंह के पास चलता हूँ। राहुल सिंह सिर्फ बोलेंगे, सिर्फ राहुल सिंह बोलेंगे। राहुल सिंह समाधान दीजिए भाई। देखिए झगड़ा बहुत हो गया, झगड़ा। एक सेकंड शांत होइए, राहुल सिंह बोलेंगे। राहुल आपके पास कोई समाधान है इसका? सबसे पहले तो मैं ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स को बीच में सुरेंद्र राजपूत जी लाए उस पर मैं जरूर जवाब देना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो क्रॉस चेक नहीं करेंगे, बीच में क्रॉस टॉक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे उस समय मैंने भी कुछ नहीं बोला है जी। देखिए, जो आप आज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात गवर्नमेंट की कर रहे हैं, तो आप ये ना भूलें कि 2014 में जो सरकार गई थी, जो पूर्व में यूपीए की सरकार, वह सरकार फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण ही गई थी जी। तो आप इनएफिशिएंसी की बात करें तो परिस्थितियां अलग होती हैं, और परिस्थिति में आके कई तरह के फैसले लेने होते हैं। बजट घाटा तो किसी आइडियोलॉजी को 3.4% था। और आज बजट घाटा देश में आप क्या करेंगे? आपके पास क्या रास्ता है? नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो आप बात सुने, मैंने झगड़े से काम ही नहीं चल रहा। 1991 में, थैंक यू, धन्यवाद। क्या किया? तिवारी जी क्षमा, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आप सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।